हवस जब हद पार कर जाती है तो रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं और खून भी पानी सा लगने लगता है। इंसान सही और गलत के बीच की हर रेखा मिटा देता है और फिर जो होता है वो सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। लखनऊ के काकोरी इलाके से आई एक कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां एक बहू ने अपने ही घर की सबसे बुजुर्ग औरत, या यूं कहें अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया। वजह एक ऐसा रिश्ता जो किसी भी समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, किसी हद तक भी जाकर। एक मामी और उसके भांजे का रिश्ता जो धीरे धीरे प्यार नहीं बल्कि जुनून और फिर अपराध में तब्दील हो जाता है। 65 साल की शांति देवी एक सामान्य सी जिंदगी जी रही थी। बेटा मनोज, बहू शालिनी और पोते के साथ उनका एक छोटा सा खुशी सा परिवार दिखता था। बाहर से सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन जनवरी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिसने इस परिवार की नींद हिलाकर रख दी, यानी इस पर नजर लगा दी। मनोज का भांजा करण, जो इराक में काम किया करता था, गांव लौटता है। ननिहाल में आना जाना शुरू हो जाता है और इसी दौरान उसकी नजर पड़ती है उसकी अपनी जो अभी यंग मामी है, शालिनी नाम है। पहले बातचीत शुरू करता है, फिर धीरे धीरे घर में ही मुलाकात होने लगती है और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसने हर मर्यादा को तार तार कर दिया, हर मर्यादा को तोड़ दिया। शुरुआत में यह सब कुछ छुपा रहा, मतलब किसी को पता नहीं चलता था, घर वालों को कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन एक नजर पड़ती है, यह नजर सब कुछ देख रही होती है, शांति देवी की नजर। उन्हें यह सब पसंद नहीं आया करता था। उन्होंने शालिनी को रोकना शुरू कर दिया, यानी अपनी बहू को। खूब टोकती थी, खूब रोकती थी कि ऐसा गलत है और यह तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हारे बेटे समान है। और यही रोकटोक उनके लिए खतरनाक यानी जानलेवा तक साबित हो जाती है। शालिनी और करण अब इस रिश्ते में इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके थे कि उन्हें बीच में आने वाला हर एक इंसान दुश्मन सा लगने लगा। साजिश यहीं से शुरू हुई। पहले प्लान बनता है चाय में जहर मिलाकर देने का, लेकिन किस्मत ने उस दिन शांति देवी का साथ दिया, यानी प्लान ये वाला फेल हो जाता है। उन्होंने पूरी चाय नहीं पी रखी थी और बच गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि शालिनी अब ये ठान चुकी थी कि हर हाल में अपनी सास को किसी तरीके से अपने रास्ते से हटाना है, यानी अधूरे काम को अधूरा नहीं रखना देना है। आता है अब 5 अप्रैल का दिन। घर में सब कुछ सामान्य सा था, पहले की तरह खाना बन रहा था, लेकिन उस दिन आटे में सिर्फ पानी नहीं मिलाया जा रहा था, उसमें मिला हुआ था कीटनाशक, यानी जिन दवाओं का फसलों पर छिड़काव करते हैं। ये मौत का जहर। शालिनी ने खुद अपने हाथों से वो रोटी बनाई और अपनी सास को परोस दिया। शांति देवी ने जैसे ही रोटी खाई, उन्हें थोड़ी कड़वाहट महसूस होती है, लेकिन रिश्तों की बुनियाद इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहू ऐसा कर सकती है। 1.5 रोटी करीब वो खा जाती हैं और धीरे धीरे उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगती है। उल्टियां शुरू हो जाती हैं, बेचैनी बढ़ जाती है और हालत तेजी से खराब होना शुरू। उनका बेटा उन्हें देखकर, जिसका नाम मनोज है, वो घबरा जाता है। वो तुरंत मां को डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करता है, भागकर किसी तरीके से गाड़ी का इंतजाम करता है। दवाएं मिलती हैं, इंजेक्शन लगाया जाता है। कुछ देर के लिए लगता है कि हालत संभल सी गई है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फिर से हालत तेजी के साथ बिगड़ने लगी।
डॉक्टरों ने तुरंत दूसरे अस्पताल में रेफर किया और 6 अप्रैल को शांति देवी की मौत हो गई। परिवार ने इसे एक सामान्य सी मौत समझ लिया। मतलब उन्हें लगता है कि ऐसा हो गया और शव को दफना दिया गया। यही थोड़ी सी उलझन वाली चीज है, शव को दफनाना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली कहानी तो इसके आगे शुरू होती है। जब घर में बैठकर बातें हो रही थी, तभी एक सवाल उठता है, वो रोटी कहां है जो मां ने खाई थी आधी अधूरी? शालिनी ने कहा कि बाहर रख दी है, लेकिन बाहर कुछ नहीं मिला। अगले दिन वही रोटी घर के अंदर मोरंग में पत्नी ने लिपटा कर रखी हुई थी। अब शक गहराने लगा बेटे को। मनोज को यकीन हो जाता है कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है जो उसकी पत्नी शालिनी छिपा रही थी, क्योंकि 4 साल पहले की शादी हुई थी। उसने साफ कह दिया, या तो तुम सच बताओगी या फिर कब्र खुदवाकर मैं पोस्टमार्टम करवाऊंगा। गांव में पंचायत बैठाई जाती है क्योंकि पत्नी और पति में झगड़ा होता है, और वहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होता है। चचेरे भांजे ने सामने आकर यह बता दिया कि शालिनी ने ही उससे पैसे देकर कीटनाशक दवा मंगवाई थी। यह चचेरा भांजा है। अब शालिनी के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। यानी जो करण है, जिसके साथ अफेयर है, वो दूसरा है, वो सगा है। सबके सामने शालिनी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका करण के साथ संबंध था। ये दोनों कई बार एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बना चुके थे। इस रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा जो बन रही थी, उनकी सास थी। इसीलिए उसने उन्हें रास्ते से हटाना जरूरी समझा था। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी भी बाकी है। आप सोचिए, यह कहानी कितनी खतरनाक हो सकती है। शालिनी ने यह भी जाते जाते कबूल किया कि अगर सब कुछ सही चलता है तो 4 साल पहले वो जिसकी धर्म पत्नी बनी थी, अगला नंबर उसका, यानी उसके पति मनोज का था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक पूरी प्लानिंग थी, एक एक करके पूरे परिवार को खत्म करने की, ताकि एक अवैध संबंध को समाज में एक रिश्ते का नाम दिया जाए। पुलिस को सूचना भेजी गई। 10 अप्रैल को इस केस को दर्ज किया जाता है। शालिनी को हिरासत में लिया जाता है और 11 अप्रैल को प्रशासन ने अनुमति के बाद शांति देवी का शव कब्रिस्तान से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए वो भेजा जाता है। वहीं पर सब कुछ होता है और इस कहानी का पर्दाफाश आखिरकार यही हो जाता है। जो करण है, भांजा है, वो अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाशी में जुटी हुई है। दबिश दी जा रही है कई जगहों पर। लखनऊ की यह कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी बन चुकी है, एक ऐसा आईना यूं कहें, जिसमें आज के रिश्तों का सबसे काला सच दिखाई देता है। जहां हवस भरोसे को मार देती है और एक बहू अपनी ही सास के लिए मौत बन जाती है। हवस को प्रेम का नाम देते हैं, अवैध रिश्ते बनाए जाते हैं, और जो रिश्ता ही अवैध हो, वो कितना वैध बनेगा आगे। आने वाले वक्त में ऐसे और भी किस्से सामने आते रहेंगे। ये हम ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो समय चल रहा है, जब चाहत जुनून बन जाती है, तो इंसान को न कानून दिखता है और ना ही खून दिखता है। सिर्फ एक रास्ता दिखता है और वो होता है अपराध का। अभी तक की सारी कहानियों में आपने किस तरीके से देखा था, किस तरीके से सुना था, आप सुनते भी आए हैं। पतियों का खून, पत्नियों का खून, अवैध रिश्ते को सही साबित करने के लिए आपको क्या लगता है कि आज के समय में इस तरीके से ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ रहा है, लोग क्यों अचानक से अवैध रिश्तों को इतनी अहमियत देने लगे हैं? क्या वो चीजें उनको अपनी पत्नी में, क्या वो चीजें उनको अपने पति में नहीं मिल पा रही हैं? या पैसा सब कुछ हो चुका है जिसको हासिल करने के लिए लोग अपना सब बेच देते हैं? क्या कहेंगे आप शालिनी जैसी औरतों पर, या फिर सिर्फ औरतों पर नहीं, कुछ ऐसे पति
जो इस तरीके का काम करती है। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के इस एपिसोड में इतना ही। कल मिलेंगे रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। शुभ रात्रि। नमस्ते।